दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। 22वें लॉ कमीशन द्वारा अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है। ये 279वीं रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बहुत सी बातों को कहा है, लेकिन आज हम चर्चा जिस विषय पर कर रहे हैं वो केवल और केवल धारा 124A है। धारा 124A जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रही, ख़ास तौर से पिछले साल मई 2022 में जब भारत के चीफ जस्टिस श्री एन.वी. रामन्ना ने इस धारा को एबियंस कर दिया था, स्थगित कर दिया था और कहा था कि इस धारा के अंतर्गत कोई मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। मैं आपको याद दिला दूं, पहले बैकग्राउंड में चले जाएं कि पिछले साल मई 2022 में एस.जी. बोमबादखेड़े बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा इसके साथ और भी कई सारी पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। तब उन्होंने धारा 124A के मिसयूज को देखते हुए कहा था कि ये कॉलोनियल रिजीम का सेक्शन है, आज के समय में इररिलेवेंट है, इस सेक्शन के तहत मुकदमा कायम नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे लोगों का हरासमेंट किया जा रहा है। नागरिक को अनुच्छेद 19(1) के तहत जो स्वतंत्रता दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उसका ये धारा उल्लंघन करती है, राजद्रोह की सेक्शन 124A। लेकिन आज 22वें लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंप दी है, कानून मंत्री को सौंप दी है। उनकी रिपोर्ट में जो तर्क दिए गए हैं, उनका जो व्यू आया है वो सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल बरक्स आया है, बिल्कुल पलट में आया है। यहाँ पर मैं आपको यह भी बता दूँ कि जब भी कोई इस तरह के जजमेंट आते हैं, कोई न्यूज़ आती है, तो चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या सोशल मीडिया है, वो अपने अपने तरीके से मिर्च मसाला लगाकर उस बात को पेश करते हैं। मेरा हमेशा से प्रयास रहा है कि जो बात जैसे कही गई है, कानून के द्वारा, सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, किसी अधिवक्ता के द्वारा, उसको वैसे के वैसे ही आपके सामने परोसना, उसमें किसी भी तरह की लाग लपेट न लगाई जाए, कुछ भी ऐसा मिसगाइड करने वाला तथ्य ना जोड़ा जाए। जैसे कि अभी 124A के ऊपर जब से जजमेंट आया है, कुछ महानुभाव इस तरह की बातें कर रहे हैं कि देखिए सुप्रीम कोर्ट के तो जजमेंट की कोई अहमियत नहीं होती है, सिंगल बेंच के जजमेंट को डबल बेंच रिवर्ट कर देती है, डबल बेंच के जजमेंट को ट्रिपल बेंच बदल देती है, ट्रिपल बेंच के जजमेंट को 5 जजों की बेंच बदल देती है। तो अगर उनकी बात को मान लिया जाए तो इस तरह से तो सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व ही उनकी निगाह में बेमाना हो जाता है और उस पर कोई भी विश्वास करेगा, किस तरह से करेगा। तो इस तरह की बातें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये विद्वानों का क्षेत्र है। जहाँ पर भी 2-4 विद्वान लोग बैठते हैं, किसी एक मुद्दे पर चर्चा करते हैं, तो उनमें जितने लोग हैं वो ज़रूरी नहीं कि सब एक ही पॉइंट पर सहमत हो जाएं, उनकी राय अलग अलग हो सकती है। अब जिसकी राय अलग है उसको आप जीरो नहीं कह सकते, जिसकी राय आपके पक्ष में है उसको आप हीरो नहीं कह सकते, क्योंकि किसी एक मुद्दे पर किसी एक समय में जिस विद्वान व्यक्ति की राय आपके पक्ष में है, किसी दूसरे समय में दूसरे मुद्दे पर उसकी राय आपकी इच्छा के विरुद्ध भी हो सकती है, जो आपको फेवरेबल नहीं है वो भी हो सकती है। बहरहाल आज 22वें लॉ कमीशन ने जो कहा वो आज आपको बताना मेरा उद्देश्य है। 22वें लॉ कमीशन ने रिकमेंड किया है कि सेक्शन 124A को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए, उसको कायम रखना चाहिए। लेकिन लॉ कमीशन ने कुछ सजेशन दी हैं, अगर वो सजेशन सरकार मान लेती है तो 124A और ज़्यादा अपने विकराल रूप में सामने आएगी। उन्होंने कहा है कि 124A में सजा का प्रावधान 3 साल से बढ़ाकर उम्र कैद कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आगे भी कहा है उन्होंने, वो सुनिए, यहीं कॉन्ट्राडिक्टरी उनका भी हो जाता है कि 3 साल से बढ़ाकर या तो उसको उम्र कैद तक किया जाए या 7 साल से अधिक। तो कहाँ तो आप सजेशन दे रहे हैं कि उम्र कैद का, फिर कहते हैं 7 साल से अधिक का प्रावधान होना चाहिए, उसके साथ फाइन भी इम्पोज किया जाना चाहिए। लॉ कमीशन का रिपोर्ट है। लेकिन एक बात जो उन्होंने कही है वो सही कही है, वो भी सही है और ये भी सही है, हम उसको खारिज नहीं करते। उन्होंने कहा है कि 124A के तहत FIR दर्ज करते समय सावधानी बरती जानी चाहिए, यानी कि इसमें पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होनी चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के विरुद्ध राजद्रोह का आरोप है तो पहले उसमें इंक्वायरी की जानी चाहिए। इंक्वायरी करने के बाद, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद राज्य या केंद्र सरकार से अनुमति लेनी चाहिए, जैसे भी स्थिति है। तो ये बात किसी हद तक सही है। हालांकि पिछले जो मैंने अभी जिक्र किया है कि एन.वी. रामन्ना साहब ने कहा था कि कॉलोनियल रिजीम का है, इसलिए इसको स्थगित कर देना चाहिए, और आज लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई तो ये दोनों में आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। चूँकि एन.वी. रामन्ना का जो स्टेटमेंट था जिसको एवेंस किया गया था, ये किया गया था मई 2022 में, जबकि लॉ कमीशन को रिकमेंडेशन देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, लॉ अफेयर्स ने
जो इनको रिपोर्ट दी, जो इनको लेटर लिखा था, वो लेटर लिखा गया था 2016 में, 29 मार्च 2016। तो 29 मार्च 2016 से इस पर विचार चल रहा है। एन वी रामन्ना ने इसको स्थगित किया, उसके बाद नहीं चल रहा, पहले इंपॉर्टेंट वन। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट से जोड़कर इस लॉ कमीशन की रिपोर्ट को नहीं देखा जाना चाहिए। कुल मिलाकर अब इस रिपोर्ट में कितना दम है, सरकार इसको मानती है नहीं मानती, सरकार के ऊपर है। लॉ मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट आ गया है। कानून मंत्री ने कहा है कि लॉ कमीशन की रिपोर्ट, उनके सजेशन हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है, आवश्यक नहीं कि हम उनके द्वारा दिए गए सारे सजेशन को स्वीकार कर लें। इसका मतलब कहीं ना कहीं कानून मंत्री भी किसी न किसी बात को लेकर अभी इस रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत नहीं है। हालांकि उन्होंने असहमति भी नहीं दर्शाई है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि लॉ कमीशन के सजेशन और हमारे ऊपर बाध्यकारी नहीं है, अंतिम फैसला सरकार को ही करना है। अब जब वापस उस बात पे आ जाते हैं, अगर हम उसी बात की आलोचना करते हैं कि एन वी रामन्ना साहब ने ये कहा था कि कॉलोनियल रिजीम का है, और आज लॉ कमीशन की रिपोर्ट में उसको भी कोट किया गया। उन्होंने कहा कि कॉलोनियल रिजीम का होना 124A को निरस्त किए जाने का कोई आधार नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सारे कानून ही कॉलोनियल एरा के हैं। हमारी IPC, हमारी CRPC, दुनिया भर के कानून उसी समय के चले आ रहे। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन एन वी रामन्ना ने क्यों कहा? एन वी रामन्ना ने इसलिए कहा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तब 124A का प्रयोग देशभक्त लोगों के खिलाफ किया जाता था। अब कौन देशद्रोही है, कौन देशभक्त है, इसमें कैसे फर्क करेंगे, पैमाना कहाँ से लाएंगे? चूंकि अंग्रेजों की हुकूमत में उनकी नज़र में भगत सिंह जैसे लोग देशद्रोही थे, उनके ऊपर इस तरह के सेडिशन के चार्जेस लगाया करते थे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनके खिलाफ वो ऐसे सेडिशन के आरोप लगाया करते थे, उनको इस तरह से आरोपित किया जाता था। अब वो हैं क्या वास्तव में? वो तो देशभक्त हैं, असली देशभक्त तो वही हैं। लेकिन उस समय जो सरकार के फॉलोअर्स थे, सरकार के पिट्ठू थे, तो वो कहते होंगे हाँ साहब ये देशद्रोही हैं। तो इसी तरह से कहीं ना कहीं सरकारें जहाँ जहाँ रहते हैं, जिस राज्य में सरकार होती है, यदि उस राज्य की सरकार को लगता है कि अमुक व्यक्ति उस सरकार की आलोचना कर रहा है, तो वह इसका मिसयूज कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की इसकी प्रस्तावना दी गई है, आप वो भी समझ लीजिए क्या कहा गया है। सेशन जो दिया गया है, जो सेक्शन 124 से कहती है, ये भी मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ। इसमें कहा गया है 124 से कहती है, जो सेशन दिया गया है सेडिशन, whoever by words either spoken or written or by sign or by visible representation or otherwise bring or attempt to bring into hatred or contempt or excite or attempt to excite disaffection towards the government। अगर गवर्नमेंट के विरुद्ध डिसअफेक्शन दिखाता है, एक्साइट करता है, एस्टेब्लिश बाय लॉ, जो वो गवर्नमेंट जो सरकार देश में कानून के द्वारा स्थापित की गई है, विद अ टेंडेंसी, अब देखिए यहाँ पर सरकारों ने अपने बचाव निकाल लिया, विद अ टेंडेंसी टू इंसाइट वायलेंस और कॉज पब्लिक डिसऑर्डर शैल बी पनिश विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ टू विच फाइन मे बी एडेड। अब आप यहीं पर रुक जाइए। अब ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो वर्ड्स के द्वारा, स्पोकन या रिटन के द्वारा या साइन के द्वारा, विजिबल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा कानून द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध कोई एक्साइट करता है लोगों को, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर है, पब्लिक और डिसऑर्डर होने का डर है, उसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम हो सकता है। अब ये पैमाना कहाँ से लाएंगे कि कौन सी बात कानून व्यवस्था बिगाड़ने के लिए की जा रही है? जैसे कि आप उदाहरण लें, किसान आंदोलन कर रहे थे गत वर्षों में, तो उस समय 3300 किसानों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा कायम किया गया था। तो क्या वो देशद्रोही थे? लेकिन वो सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन करने की अनुमति आपका संविधान ही देता है। आज भी प्रदर्शन चल रहे हैं या हमेशा चलते रहते हैं, पिछली सरकारों में भी चलते रहे हैं। आप किसी भी प्रदर्शन को, किसी भी स्टेटमेंट को कैसे डिसाइड करेंगे? कल अगर किसी नेता ने सरकार के विरुद्ध कोई स्टेटमेंट दे दिया कि सरकार ने महंगाई बहुत बढ़ा दी और लोग गुस्से में कहा भाई महंगाई बढ़ गई, तो आप कहें कि साहब ये तो लोगों को भड़का दिया, लोग हिंसा पर उतारू होने वाले हैं, तो ये तो देशद्रोह। इसलिए ये धारा वाकई में बहुत सेंसिटिव सेक्शन है, इसके बारे में सोच समझ कर विचार किया जाना ही चाहिए। इसका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। तो जो एन वी रामन्ना साहब का स्टेटमेंट था उस समय, उसको भी हम नकारते नहीं हैं, नकारा नहीं जा सकता। लॉ कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट सौंपी है, उनकी बात भी सही है कि सारे कानून हमारे कॉलोनियल काल के हैं, इसलिए हम उनको इस आधार पर 124A को खारिज नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें केस दर्ज होने से पहले प्रीलिम इंक्वायरी होना ज़रूरी है, सरकार से अनुमति लेना ज़रूरी है। इसमें एक सजेशन हमारी तरफ से भी आ सकता है कि अगर किसी एक राज्य में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोपित किया जाता है कि उसने राजद्रोह किया है, देशद्रोह किया है, वहाँ पर एक्स पार्टी की सरकार है,
तो उसकी जांच, उसकी प्रीलिम इंक्वायरी उस राज्य को सौंपी जानी चाहिए जहां पर वही राज्य की सरकार है। ये भी ज़रूर होना चाहिए, तब सही से जांच निकल कर सामने आएगी, तब हकीकत पता चलेगी कि वो देशद्रोह है या नहीं। और ये सभी के ऊपर समान रूप से लागू होगा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, अगर वहां पर कर्नाटक की सरकार किसी व्यक्ति के विरुद्ध 124A के तहत राजद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहती है, तो जैसे कि लॉ कमीशन ने कहा कि पहले प्रीलिम इंक्वायरी की, तो प्रीलिम इंक्वायरी उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तब पता चलेगा कि जांच किस तरह से की जा रही है या किस तरह से देशद्रोह का मामला उसके विरुद्ध बनता है। तब इस धारा के प्रयोग को, मिस यूज को किसी हद तक रोका जा सकता है। बहरहाल आपने वीडियो आखिर तक देखा, मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा आज खबर आई है, जैसा लॉ कमीशन की रिपोर्ट हमने पढ़ा है, वैसा हमने आपके सामने परोसा है। कोई इसमें लाग लपेट मिर्च मसाला नहीं लगाया। वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।